UAE ये लफ्ज़ हम सब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है क्या? दर हकीकत में 7 मुख्तलिफ किंगडम्स के हुक्मरानों ने ये डिसाइड किया कि ये लोग मिलकर एक कंट्री बनाएंगे और जिसका नाम पड़ा UAE। अब असल में कई दफा सिटीज और किंगडम के बीच में कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, क्योंकि सिटीज और किंगडम के जो नाम हैं वो सेम हैं। जैसे कि जो दुबई किंगडम है उसे एमिरेट्स ऑफ दुबई कहते हैं, और इस एमिरेट ऑफ दुबई के अंदर एक सिटी है जिसका नाम है सिटी ऑफ दुबई। सेम ऐसे ही एमिरेट ऑफ अबू धाबी में सिटी है अबू धाबी। अब जैसे हर कंट्री के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, ऐसे ही UAE के भी होते हैं। लेकिन अब कौन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बनेगा ये डिसाइड कुछ अलग तरीके से होता है। अब इन 7 किंगडम्स ने ये बात मिलकर डिसाइड की कि जो भी अबू धाबी का राजा होगा वो हमेशा प्रेसिडेंट होगा, और जो दुबई का राजा होगा वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अब दुबई आज के दौर में जो कुछ भी है, इस सब को समझने के लिए हमें पीछे की हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। अब अगर हम ईयर 1820 की बात करें, आज के UAE में और उस टाइम के UAE में बहुत फर्क था। यानी कि आज जो कुछ भी है UAE के पास, वो उस वक्त में कुछ भी नहीं था। और उस वक्त अलग अलग शेख अपने अपने एरिया को खुद हैंडल किया करते थे, और उस वक्त इसको शेखडम कहा जाता था। और आज जहाँ पे दुबई है वो उस वक्त मछुआरों का एक गांव कहलाता था, और जो कि अबू धाबी की सल्तनत के अंदर आता था। अब 1833 में शेख मखदूम बिन ने इसे अबू धाबी से अलग करके एक अलग किंगडम बनाया था, और इसी वजह से शेख मखदूम को दुबई का फाउंडर भी कहा जाता है। और आज के दौर में भी जो दुबई के रूलर्स हैं वो इसी खानदान के हैं। अब फिर इसके कुछ टाइम बाद 1853 में ब्रिटिशर पूरे वर्ल्ड में अपना राज कर रहे थे। वो लंदन से मुंबई जाने के लिए जो रास्ता अंग्रेज इस्तेमाल किया करते थे, उस रास्ते में लूट मार हुआ करती थी। तो इस वजह से अब ब्रिटिशर्स ने शेखडम का जो एरिया था उसे चूज किया एज अ क्रॉसिंग एरिया के तौर पे। और अब इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें इन्होंने अपनी सिक्योरिटी के बारे में बात की, और इसी वजह से फिर शेखडम का नाम क्रूशियल स्टेट्स पड़ गया। और फिर बाद में दुबई भी क्रूशियल स्टेट का हिस्सा माना जाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता फिर वक्त के साथ साथ जब इस एरिया के अंदर फ्रांस और रशिया का इन्वॉल्वमेंट होने लगा, इन क्रूशियल स्टेट्स को ब्रिटिश की आर्मी ने सिक्योरिटी प्रोवाइड की, और अब इन स्टेट्स का पूरा फॉरेन अफेयर्स ब्रिटिश ही देखने लगे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स के लिए क्रूशियल स्टेट सिर्फ एक क्रॉसिंग पॉइंट था। और फिर खास तौर पे इन स्टेट्स में हर तरफ रेगिस्तान था, तो ब्रिटिशर्स को यहाँ कुछ खास फायदा नजर नहीं आया। अब इस टाइम पे दुबई का जो एरिया था वो फिशिंग से ज्यादा पर्ल बिजनेस के तौर पर मशहूर होने लगा। लेकिन फिर भी दुबई अभी तक भी एक गांव ही कहलाता था। लेकिन दुबई की असली किस्मत चेंज हुई 1958 में, जब शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम दुबई के रूलर बने। और असल में इन्होंने ही दुबई को एक गांव से एक चमकते शहर में बदल दिया। 1959 में ये यूरोप गए और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से ये बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए, और वहाँ से वापस आते ही उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो दुबई को एक ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस का हब बनाएंगे जो ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस होगा। दुबई की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि दुबई पर्शियन गल्फ में है, जो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और कतर इन सब के बीच में है। और इसके साथ साथ ये रास्ता एशिया, अफ्रीका और यूरोप को भी कनेक्ट करता है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए शेख राशिद ने, जो इनके पास नेचुरल दुबई क्रीक यानी कि खाड़ी थी जिसके अंदर छोटी छोटी नाव तो आती थी लेकिन बड़े शिप्स नहीं आ सकते थे, शेख राशिद ने इसको और गहरा करवाया और मजीद चौड़ा करवाया, ताकि ये सिर्फ छोटे शिप्स के लिए लिमिटेड ना रहे बल्कि इसके अंदर बड़े शिप्स भी आ सके। और इसी वजह से इनके पास जो भी पैसा था वो सब इन्होंने इसी में लगा दिया। इसके अलावा उन्होंने इसके लिए कुछ लोन भी लिया था, और ये एक बहुत बड़ा रिस्क था जिसकी वजह से शेख राशिद को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा था। इसकी वजह से इनके बहुत ज्यादा मजाक उड़ रहे थे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा था। अब होता यह है कि 1966 में दुबई के अंदर से ऑयल निकल आता है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड निकलता है एज कम्पेयर टू जो कि इनके इर्द गिर्द की कंट्रीज थी, यानी कि नेबरिंग कंट्रीज थी, उनके कंपैरेटिवली बहुत कम निकलता है। अब शेख राशिद का ये मानना था कि ऑयल मिल तो गया है लेकिन ये ज्यादा देर नहीं निकलेगा, इसलिए इन्होंने इस मिले हुए ऑयल का पैसा भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ही लगाया। और उस टाइम पे उन्होंने एक लाइन भी कही थी जो आज तक बहुत फेमस है। उन्होंने कहा था, मेरे दादा ऊंट की सवारी किया करते थे, मेरे फादर भी ऊंट की सवारी किया करते थे, मैं मर्सिडीज चलाता हूँ, मेरा बेटा लैंड रोवर चलाता है, उसका बेटा भी लैंड रोवर चलाएगा, लेकिन हालात ऐसे होंगे कि उसके आने वाले बेटे को फिर से ऊंट की सवारी करनी पड़ेगी। इसलिए वो दुबई को एक ऐसी सिटी बनाना चाहते थे जिसकी डिपेंडेंसी ऑयल के ऊपर ना हो। अब जब दुबई में शेख राशिद इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा रहे थे तो उस वक्त पैरेलल भी इर्द गिर्द मजीद बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही थी, जैसे कि दुबई को ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस मिल गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे ब्रिटिशर्स यहाँ से क्यों चले गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स को अपनी सिक्योरिटी मेंटेन रखने के लिए इस एरिया पे बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ रहा था। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो 1968 में यहाँ से चले गए थे। अब दिसंबर 1970
1971 में ये तमाम 7 के 7 किंगडम्स एक हो जाते हैं, यानी कि ये टोटल 7 किंगडम मिलके एक कंट्री बना लेते हैं। अब दुबई खुद में एक किंगडम था, लेकिन एज अ कंट्री यूएई रिप्रेजेंट करता था। अब जब शिप्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं तो रास्ते में फ्यूल चेंज के लिए या फिर रेस्ट के लिए उन्हें कहीं ना कहीं स्टे करने की जरूरत पड़ती थी। अब दुबई एक ऐसी लोकेशन पे था कि उस पर्टिकुलर एरिया से बहुत सारे शिप्स को आना जाना पड़ता था। अब शेख राशिद ने इस जगह की इम्पोर्टेंस को उसी पर्टिकुलर टाइम में समझ लिया था और एक पोर्ट बनवाया जिसका नाम था राशिद, और फिर तमाम शिप्स उस पोर्ट पे रुकने लगे। और जहाँ पे कोई शिप रुकता है वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे कमर्शियल एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं। अब इस बात की मिसाल आप लोग ऐसे ले लें कि एक गांव है जिसके अंदर से एक हाईवे गुजर रही है और वो गांव वाले उस हाईवे के इर्द गिर्द बहुत सी शॉप्स, पेट्रोल पंप्स सब कुछ प्रोवाइड कर दें। इस तरह से उस गांव की कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सेम यही चीज पोर्ट्स के साथ भी हुई। पोर्ट राशिद को 1972 में बनवाया गया था और इसकी सक्सेस को देख के एक और पोर्ट बनवाया गया 1979 में, पोर्ट जेबल अली। अब वैसे तो ये उस टाइम पे बनवाया गया था, लेकिन आज के दौर में भी ये मिडिल ईस्ट का बहुत बड़ा पोर्ट है। अब जब ये सारा कुछ दुबई में होने लगा तो इसके साथ ही एमिरेट ऑफ दुबई चमकने लगा। जब बाकी मुल्क तेल के पैसे से बड़े बड़े महल बना रहे थे, उस टाइम पे शेख राशिद की सोच एकदम अलग थी और उसके कुछ टाइम बाद ही एक ऐसी चीज की गई जो किसी ने कभी सोची भी नहीं थी। ऐसे टाइम में जब सारे पोर्ट्स रेडी थे दुबई में, शिप्स बहुत ज्यादा आ रहे थे, तो पोर्ट पे पैसे और ज्यादा बढ़ाने की बजाय शेख राशिद ने ये अनाउंसमेंट कर दी कि दुबई का पोर्ट जेबल अली कमर्शियल फ्री जोन है। इसका ये मतलब हुआ कि इस एरिया से जो भी शिप गुजरेगा उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। शेख राशिद का ये एक गेम चेंजर मूव था। अब इतना कुछ करने के बाद ये जो रूट था ये सबका फेवरेट रूट बन चुका था। इस पर्टिकुलर टाइम में कराची एयरपोर्ट एक बहुत ही बड़ा और बिजी एयरपोर्ट हुआ करता था। पाकिस्तान की अच्छी लोकेशन होने की वजह से ब्रिटिश एयरवेज से लेके यूएसए के सब की सब फ्लाइट्स पाकिस्तान से होकर जाया करती थी और इसी वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन काफी बड़ी एयरलाइन बन चुकी थी। अब इस चीज को शेख राशिद दुबई के फेवर में डाइवर्ट करना चाहते थे, क्योंकि दुबई की लोकेशन भी बहुत अच्छी थी, जिसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा ट्राई किया और मल्टीपल रनवेज वगैरह बनवाई। और ये जो रनवेज वगैरह बनवाई, इससे एक फायदा ये हुआ कि जितनी भी एयरलाइंस थी एशिया और यूरोप के बीच में चलने वाली फ्लाइट्स, ये एक रिफ्यूलिंग पॉइंट बन गया दुबई वहाँ का। लेकिन अब बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, क्योंकि शेख राशिद उस पूरे के पूरे एयरलाइन बिजनेस को दुबई में शिफ्ट करना चाहते थे और 1989 में उन्होंने एक एयरलाइन शुरू की जिसका नाम रखा एयर एमिरेट्स, जिसके लिए उन्होंने ज्यादा पैसा दे के पाकिस्तान से ही एयरप्लेन्स खरीदना शुरू किए और वक्त के साथ साथ पाकिस्तान का पूरा बिजनेस दुबई में शिफ्ट कर लिया। एयर एमिरेट्स एयरलाइन जो थी वो बाकी एयरलाइंस के मुकाबले में काफी अच्छी एयरलाइन है, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट की तरफ से एयर एमिरेट को ग्रो करने के लिए अलग से पैसे दिए जाते थे और इसके साथ साथ इस एयरलाइन के लिए तमाम टैक्स माफ कर दिए गए थे। दुबई अपनी कंट्री में आने वाले लोगों को बहुत ही कंफर्ट फील करवाता है। जब दुनिया भर से शिप्स दुबई के अंदर आ रहे थे तो उनको ये बात पता थी कि शिप्स के साथ साथ लोग भी दुबई में आएंगे और बाहर से आने वाले लोगों का दुबई के अंदर कंफर्टेबल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए दुबई के अंदर बाकी नेबरिंग कंट्रीज के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा ओपन रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे गए। अब उन लोगों को कंफर्ट फील करवाने के लिए शेख राशिद ने सोचा कि आने वाले लोगों के लिए मजीद फैसिलिटीज रखी जाएं ताकि वो ज्यादा देर तक स्टे कर सकें। और दर हकीकत यहाँ से ही दुबई को टूरिस्ट प्लेस बनाने की मुहिम जारी हुई। दुबई में उस वक्त पर बहुत ज्यादा लग्जरियस होटल्स बनाए गए और इसके साथ ही दुबई का होटल सेक्टर बहुत ही तेजी से ग्रो करने लगा। वैसे तो अभी तक दुबई उन लोगों से कमा रहा था जो शिप के थ्रू आ रहे थे, लेकिन 1990 में शेख राशिद ने ट्राई किया कि लोग दुबई में टूरिज्म के लिए आएं ताकि दुबई और प्रोग्रेस कर सके। लेकिन तमाम की तमाम फैसिलिटीज होने के बावजूद भी अभी भी लोग ऑल ओवर वर्ल्ड से दुबई में आ नहीं रहे थे। इसका सोल्यूशन निकालने के लिए दुबई ने अपने टूरिज्म के अंदर एक चीज और ऐड की और वो थी ग्लैमर। अब जो भी चीजें दुनिया के अंदर पॉपुलर थी उनको और भी बड़े स्केल में दुबई के अंदर शिफ्ट किया गया। 1999 में बुर्जुल अरब के नाम से दुबई का एक टॉलेस्ट होटल जो आइसलैंड के ऊपर बनाया गया। अब इससे पहले कि ये होटल अच्छी तरह से चलता, इसी पार्टिकुलर ईयर के अंदर शेख राशिद की डेथ हो जाती है और उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अब किंग बन जाते हैं। अब शेख राशिद जो थे वो अपने फादर के सपने को लेकर आगे बढ़े। अब जो बुर्ज अल अरब होटल था उसकी ओपनिंग 8 दिसंबर 1999 को कराई गई। रेत के ऊपर जहाँ एक कमरा बनाना बहुत मुश्किल काम है, वहाँ पर दुनिया भर के माहिर आर्किटेक्ट्स को बुलाकर उनकी सोच से दुबई की तरक्की का काम लिया गया और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने समंदर के पानी को ही पीने के लायक बना दिया और जो पानी की प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई। अब पोर्ट्स को तो इन्होंने टैक्स फ्री किया ही था, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने पूरी कंट्री को भी टैक्स फ्री कर दिया। आम लोगों और बिजनेसमैन से टैक्स लेने की बजाय इन्होंने ऑयल एक्सपोर्ट, टूरिज्म और ट्रेड के जरिए पैसा कमाना शुरू किया, जिसकी वजह से जो दुनिया भर के रिच लोग थे उन्होंने अपने बिजनेसेस और हेडक्वार्टर्स दुबई में शिफ्ट कर लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये स्टोरी आपका नॉलेज गेन करेगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अपने चैनल द बिट स्टोरी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।